हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं केपीएस ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज 4 अर्थात सारणिक को पढ़ेंगे हम। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सारणिक का मान ज्ञात करना। सारणिक का मान ज्ञात करना जिसके अधीन हमने पढ़ा था सबसे पहले प्रथम क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करना। उसके बाद नंबर 2 पे पढ़ा था द्वितीय क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करना। और तीसरे नंबर पे पढ़ा था हमने तृतीय क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करना। इस क्रम की तृतीय क्रम की अर्थात इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो। सबसे इंपॉर्टेंट होती है तृतीय क्रम की सारणी का मान। इंपॉर्टेंट तृतीय क्रम की होती है और फर्स्ट क्रम की भी होती है, लेकिन सबसे अधिक जो नियम लगते हैं वो किस में लगते हैं? तृतीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करने में। तो तृतीय क्रम की सारणी का मान हम किस नियम से ज्ञात करते हैं? प्रसार नियम से। इस नियम से, प्रसार नियम से, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और प्रसार करने से पूर्व भी हमको क्या याद रखा जाता है? चिन्ह क्रम। क्या याद रखा जाता है? चिन्ह क्रम। पहली पंक्ति के लिए होता है प्लस माइनस प्लस, दूसरी पंक्ति के लिए माइनस प्लस माइनस, और तृतीय पंक्ति के लिए होता है प्लस माइनस प्लस। ये चिन्ह क्रम किसी भी पंक्ति या स्तंभ में हम पढ़ते हैं तो एक चिन्ह के बाद हमेशा अपोजिट चिन्ह आता है, जब चाहे हम पंक्ति में पढ़ें या स्तंभ में पढ़ें। इतना हमने कल जो वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट का था उसमें हमने पढ़ लिया था। उससे आगे हम पढ़ेंगे आयु तथा सारणिक में अंतर होता है। सारणिक और आयु में, ये सारणिक में और आयु अर्थात मैट्रिक्स में क्या अंतर होता है? एक आप नोट डाल के लाइन लिख लेना। अंतर ज्ञात करने से पहले जब हम किसी भी सारणी का मान ज्ञात करते हैं, तृतीय क्रम की जब किसी भी सारणी का मान ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रसार करने से पूर्व में क्या याद रखा जाता है? चिन्ह क्रम। तो इसमें लिखना है ये कि जब हम किसी सारणी का प्रसार करते हैं तो उसका प्रसार शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं जिसमें अधिक से अधिक अवयव क्या हो? शून्य हो। ये लिख लेना है आपको, ठीक है। वैसे मैंने आपको एक नोट्स दी तो उसमें मेंशन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं आयु व सारणिक में अंतर। देखो नोट्स में पहला अंतर क्या दिया है? आयु संख्याओं को पंक्तियों व स्तंभों में व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। अर्थात आयु के द्वारा हम जो हमें जो संख्याएं दी हैं, जो राशियां दी हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित कर सकते हैं। आयु का कोई निश्चित संख्यात्मक मान नहीं होता है, जबकि सारणी का एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आयु है a, इसमें ये दे दिया आपको 2 6 3 7। जैसे ये कोई आयु दे दी, किस क्रम का है? तृतीय क्रम का है। मान लीजिए इसी प्रकार वो तृतीय क्रम का दे देता है आपको, ये कोई तृतीय क्रम का आयु है, तो इसका कोई एग्जैक्ट फिक्स मान नहीं होता है। तो इसमें राशियां जिनको केवल हम पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित कर सकते हैं, इसका कोई अद्वितीय संख्यात्मक मान नहीं होता है। जबकि सारणी का कोई ना कोई एक निश्चित अर्थात अद्वितीय मान प्राप्त होता है। मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है आगे इसको किसमें चेंज करते हैं हम? सारणी में। फिर प्रसार नियम से, इससे प्रसार नियम से क्या करते हैं? सारणी का मान ज्ञात कर लेते हैं। प्रत्येक सारणी का कोई ना कोई निश्चित मान अवश्य होता है। दूसरा है आयु किसी भी क्रम की हो सकती है। आयु है जैसे कि कोई आगे लिख रहा हूं मैं सी, ये है तो देखो इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसका क्रम क्या हो गया? 1 क्रॉस 3 अर्थात एक पंक्ति और 3 स्तंभ। जो आयु है किसी भी क्रम की हो सकती है। यहाँ पे देखो किस क्रम के? 2 क्रॉस 2 की, यहाँ पे किसकी है? 3 क्रॉस 3 की, और यहाँ पे 1 क्रॉस 3 की। अलग अलग क्रम है। जबकि ध्यान रखना जब हम मैट्रिक्स के बाद हम सारणी पढ़ते हैं तो सारणी का जो क्रम होता है वो किस क्रम का होता है? वर्गाकार। कैसा होता है? वर्गाकार। अर्थात या तो वो किस क्रम की होगी? 2 क्रॉस 2 की होगी, या इससे पूर्व 1 क्रॉस 1 की होगी, या फिर किस क्रम की होगी? 3 क्रॉस 3 की। अर्थात उसमें या तो एक पंक्ति होगी या एक स्तंभ होगा साथ साथ, या फिर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे, या फिर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। किसमें? सारणिक में। महत्वपूर्ण अंतर है सारणी का वो किस क्रम का होता है? वर्गाकार। अर्थात उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्याएं समान होंगी, या तो 1 क्रॉस 1 का होगा, या फिर 2 क्रॉस 2 का होगा, या फिर 3 क्रॉस 3 का होगा। ठीक है। अगला अंतर है जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी अशून्य संख्या से गुणा करने पर
उसका प्रत्येक अवयव उस अशून्य संख्या से गुणा हो जाता है, परंतु सारणिक में किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव ही गुणा होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आया हुआ ए, इसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ दिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करें, किसी अशून्य संख्या, जैसे कि मान लीजिए हम इसको 5 से गुणा करते हैं, इससे ए को किससे गुणा करते हैं, 5 से, तो जो आयु ए में अवयव है 2 6 3 7, ये सभी किससे गुणा हो जाएंगे, 5 से। तो 5 ए का मान देखो क्या प्राप्त होगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, 6 से गुणा करेंगे तो 30, 3 से गुणा करेंगे तो 15 और 7 से गुणा करेंगे तो 35, ठीक है। तो क्या है नियम, जब हम किसी आयु को किसी अशून्य संख्या से गुणा करते हैं तो आयु का प्रत्येक अवयव उस अशून्य संख्या से गुणा हो जाता है, लेकिन यह नियम किसमें नहीं होता है, सारणिक में नहीं होता है। ध्यान रखना, सारणिक में जब हम गुणा करेंगे किसी सारणी को तो उसकी किसी एक ही पंक्ति या किसी एक ही स्तंभ से क्या होगा, उन अवयवों का गुणा होगा। उसके जो अवयव है, जैसे जिस अशून्य संख्या से हम गुणा कर रहे हैं तो उस अशून्य संख्या से या तो किसी एक पंक्ति के अवयव गुणा होंगे या फिर किसी एक स्तंभ के अवयव भी गुणा होंगे। जैसे कि मान लीजिए अवयव है, जिसको हम 2 से 5 से 10 से किसी से गुणा करें तो इसमें या तो किसी कोई एक पंक्ति ही के अवयव गुणा होंगे या फिर किसी एक ही स्तंभ के अवयव गुणा होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आयु तथा सारणिक में अंतर। अब आगे हम ज्ञात करना सीखेंगे लघु सारणिक या उप सारणिक। सारणिक में से हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे, लघु सारणिक या उप सारणिक। तो देखो तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सारणिक की लघु सारणिक। सारणिक की लघु सारणिक या उप सारणिक, दोनों का मतलब एक ही है, लघु सारणिक बोल दिया उप सारणिक। तथा सेखंड ज्ञात करना। देखो सेकंड को तो हम बाद में ज्ञात कर लेंगे, फिलहाल हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, उप सारणिक या लघु सारणिक। तो देखो कोई सारणिक ले लेते हैं हम, माना सारणिक ए बराबर, सारणिक ए बराबर। अब देखो या तो सारणिक ए लिख दो या फिर सारणिक शब्द हटा के सारणिक का क्या लगा दो, चिन्ह लगा सकते हो, ठीक है। किसी भी एक तरीके से लिख दो, जैसे कि 2 5 3 1 6 4 0 2 5, ये कोई क्या है, देखिए सारणिक है। अब इसकी हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, लघु सारणिक या उप सारणिक। अब हम लघु सारणिक या उप सारणिक को ज्ञात करना चाहते हैं, वो प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक अवयव की ज्ञात की जा सकती है या प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक अवयव की ज्ञात की जा सकती है। अर्थात जब किसी हम एक जो आपको सारणिक दी है उसकी हम उप सारणिक ज्ञात करेंगे तो क्या जो उप सारणिक प्राप्त होती है वो किसकी प्राप्त होती है, उसके अवयवों की। किसकी प्राप्त होती है, वो अवयवों की, ठीक है। जैसे कि पहली पंक्ति जिसमें अवयव है 2 5 3, तो 2 की भी उप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं, 5 की उप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं, 3 की उप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार 1 6 4 इन तीनों की ज्ञात कर सकते हैं, 0 2 5 इनकी भी उप सारणिक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो उप सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं, R1 के प्रथम अवयव, R1 के प्रथम अवयव 2 की उप सारणी, उप सारणी को लिखते हैं हम mi जैसे। किससे लिखते हैं, mi जैसे। i किसको दर्शाता है, पंक्ति के क्रम को, और j किसको दर्शाता है, स्तंभ के क्रम को। ध्यान रखना, i किसको दर्शाएगा, पंक्ति के क्रम को, और j किसको दर्शाएगा, स्तंभ के क्रम को। तो अब यह 2, ये जो 2 है इसकी बात कर रहे हैं हम R1 में, तो कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में। तो i का मान कितना हो गया 1, और j किसको दर्शाता है, स्तंभ के क्रम को। तो कौन से स्तंभ में, पहले स्तंभ में। तो i का मान भी कितना हो गया 1 और j का मान भी कितना हो गया 1, ठीक है। तो देखो हम R1 के प्रथम अवयव 2 की उप सारणी ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अवयव है इसकी स्थिति, इसकी क्या स्थिति, अर्थात इसकी जो पोजीशन है
उसका दमन करना पड़ेगा आपको, अर्थात उसकी स्थिति अर्थात उसकी पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा, उसका दमन करना पड़ेगा। तो छोड़ो, देखो ये जो अवयव दो है ये पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो पहली तो पंक्ति छोड़ देंगे हम और पहला ही स्तंभ छोड़ देंगे। इसके अलावा जो अवयव बचते हैं उनको एक छोटी सारणिक में लिख देंगे। क्या कर देंगे कि छोटी सारणिक में लिख देंगे, उस सारणिक को हम क्या कहेंगे, लघु सारणिक या उप सारणिक। तो देखो m i j, i का मान कितना रहेगा 1 और j का मान भी 1, क्या बन जाएगा m 11 बराबर। देखो जिन अवयवों पे गोला बना दिया मैंने, ये इनको छोड़ दो, क्या अवयव बचते हैं 6 4 2 5, जिस क्रम में है उसी क्रम में लिख दो इसको, 6 4 2 5, ये तो क्या हो गई उप सारणिक हो गई। अब यदि हम इसका मान ज्ञात करना चाहें तो देखो मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखो क्रम, देखो इसका किस क्रम की है, द्वितीय क्रम की, अर्थात इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो इसको मैंने आपको मान ज्ञात करने के लिए पिछली वीडियो में बता दिया नियम क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा 6 गुणा 5 कितना होगा 30, इसके बाद ये लगता है माइनस से, फिर उसके बाद अप्रमुख विकर्ण के अवयवों का गुणा या गौण विकर्ण के अवयवों का गुणा 2 गुणा 4 कितना होगा 8, तो 30 माइनस 8 कितना आ जाएगा 22। तो R1 के प्रथम अवयव 2 की सारणिक का मान कितना आता है 22, इसका संख्यात्मक मान कितना होगा 22, ठीक है। देखो इसी प्रकार R1 के द्वितीय अवयव, किसी भी अवयव की ज्ञात कर सकते हो, द्वितीय अवयव कौन सा है 5 की उप सारणिक, 5 की उप सारणिक। अब देखो इसको m तो क्यों लिखेंगे, अभी यहाँ पे लिखा था हमने 11 क्योंकि पहली जो अवयव है तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में था। अब हम लिखते हैं m i j, तो हम यहाँ पे i का मान ज्ञात करना पड़ेगा और j का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तब पता लगाना पड़ेगा कि जो अवयव है जो कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में। R1 में है तो i का मान कितना हो गया 1, i का मान कितना हो गया 1, और j किसको दर्शाता है स्तंभ के क्रम को। देखो 5 कौन से स्तंभ, पहले तो पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, 5 कौन से स्तंभ में दूसरे स्तंभ में, तो j का मान कितना हो गया 2, तो क्या बन जाएगा ये, देखो i का मान है 1 और j का मान कितना 2, तो कितना बन गया n 12। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था उप सारणिक ज्ञात करने के लिए जिस अवयव की हम उप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं उसकी स्थिति अर्थात उसकी पोजीशन का क्या किया जाता है दमन किया जाता है, अर्थात उसकी स्थिति को छोड़ दिया जाता है। तो देखो 5 कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति को छोड़ देंगे। इसके अलावा जो 5 है, अब स्तंभ में स्थिति देखेंगे तो कौन से स्तंभ में है दूसरे स्तंभ में, तो दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। अब इनके अलावा जो अवयव बचते हैं उनको एक छोटी सारणिक में लिख देंगे, उस सारणिक को क्या कहेंगे हम लोग, सारणिक या उप सारणिक। तो देखो कौन कौन से अवयव बचे 1 4 0 5, इसी क्रम में लिख दो 1 4 0 5। अब इसका संख्यात्मक मान ज्ञात कर लेते हैं, वही 2 क्रॉस 2 की है, द्वितीय क्रम की है, तो नियम लगेगा मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणा 1 गुणा 5, इसके बाद लगता है माइनस 0 गुणा 4 कितना होगा 0, 5 माइनस 0 कितना आ जाएगा, हाँ क्लियर। इसी प्रकार देखो R1 के तृतीय अवयव, R1 का तृतीय अवयव कौन कितना है 3। अब इसकी क्या ज्ञात करते हैं हम उप सारणिक ज्ञात करेंगे। तो देखो तृतीय क्रम m 11 12, यहाँ पे क्या बनेगा 13, कैसे बनेगा देखो ये जो 3 अवयव लिखा है हमने, कौन सी पंक्ति में पहली पंक्ति में, तो i का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और कौन से स्तंभ में, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, तो j का मान कितना हो गया 3, तो कितना बन गया m 13 बराबर। अब देखो m 13 अर्थात कौन सा है m 13 अवयव 3, तो इसकी पोजीशन अर्थात इसकी स्थिति का दमन कर दो, कौन सी पंक्ति में है ये पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहली पंक्ति हमने छोड़ दी। इसके अलावा ये जो 3 है कौन से स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, तो तीसरे स्तंभ का दमन कर देंगे, यानी कि तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। इसके अलावा जो अवयव बचते हैं 1 6 0 2, इनको एक छोटी सारणिक में लिख देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे उप सारणिक या लघु सारणिक। अवयव कौन कौन से बचे हैं 1 6 0 2, ये तो उप सारणिक हो गई। इसका मान ज्ञात करने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणा 2 गुणा 1 कितना प्राप्त होगा 2 माइनस 0 गुणा 6 0, तो 2 में से 0 कम करेंगे कितना आएगा 2, ठीक है। तो R1 के प्रथम अवयव के उप सारणिक का मान कितना आया 22, R1 के द्वितीय अवयव के उप सारणिक का मान 5, R1 के तृतीय अवयव के उप सारणिक का मान कितना आया 2। इसी प्रकार
R2 के तीनों अवयवों को ज्ञात कर सकते हैं, R3 में भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर स्तंभों की तरफ से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया उसकी लघु सारणिक या उप सारणिक का मान। उप सारणिक या लघु सारणिक को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? MIJ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? MIJ से। I किसको दर्शाता है? पंक्ति के क्रम को। पंक्ति का क्रम। I किसको दर्शाता है? पंक्ति का क्रम। और J किसको दर्शाता था? स्तंभ के क्रम को। स्तंभ का क्रम। J क्या दर्शाता है? स्तंभ का क्रम। ठीक है, तो क्या क्या सीख लिया अब हमने इसमें? सारणी की, लघु सारणी की, उप सारणी का मान ज्ञात करना। अब नेक्स्ट है इसमें क्या? सेकंड। अब क्या ज्ञात करेंगे हम इसका? सेकंड जो सारणी दी उसमें अवयवों के सेकंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो कोफैक्टर बोलते हैं, देखो इसको कोफैक्टर। सेकंड को इंग्लिश वर्ड क्या देते हैं? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, देखिएगा। सारणी के अवयवों के सहखंड, सहखंड को इंग्लिश वर्ड देते हैं कोफैक्टर। क्या होता है? कोफैक्टर अर्थात सहखंड ज्ञात करना। कोई सारणिक मान लीजिए, माना सारणिक ए बराबर हमें दे दिया 2 5 7 1 2 3 4 5 6। ये कोई मान लिया है, मैं कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी अगर मान सकते हो सारणिक में। ये कोई सारणिक दे दिया। अब इसमें क्या करना है? अवयवों को क्या ज्ञात करना है? सहखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना सहखंड को किससे प्रदर्शित करेंगे? सबसे पहले तो हम सहखंड होता है किससे प्रदर्शित करते हैं? हम FIJ से। कभी भी हम जब सारणी पढ़ेंगे तो वहां पे I किसको प्रदर्शित करेगा? पंक्ति के क्रम को। पंक्ति के क्रम को प्रदर्शित करेगा I। और J किसको प्रदर्शित करेगा? स्तंभ के क्रम को। स्तंभ के क्रम को, ये ध्यान रखना है आपको। I किसको प्रदर्शित करेगा? पंक्ति के क्रम को। और J किसको प्रदर्शित करेगा? स्तंभ के क्रम को। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सेकंड, तो सेकंड को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? FIJ से। ठीक है, और इसका सेकंड ज्ञात करने का FIJ बराबर -1 की पावर I प्लस J गुणा MIJ। ये सूत्र याद रखना है आपको। MIJ अभी बताया था मैंने आपको, क्या होती है? उप सारणी। और किसकी होगी? जिस अवयव का हम सेकंड ज्ञात कर रहे हैं उसी की क्या होगी? ये उप सारणी। और यहाँ पे I और J का मान हम अवयव की पंक्ति और स्तंभ के क्रम से पता लगा सकते हैं। तो -1 की सेकंड ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा FIJ बराबर -1 की पावर I प्लस J गुणा MIJ। अर्थात जब हम किसी अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे तो -1 की पावर I प्लस J तो करेंगे। उसके अलावा ये MIJ क्या है? उस अवयव की उप सारणिक का मान गुणा उप सारणिक का मान। जिस अवयव का हम सेकंड ज्ञात कर रहे हैं उसकी उप सारणिक का मान गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या याद करने के लिए? हमें सेकंड ज्ञात करने के लिए। तो ध्यान रखना, जब भी हम सेकंड ज्ञात करेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? उप सारणिक के मान की। तो सेकंड ज्ञात करने से पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? उसकी उप सारणिक का मान। किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा? उप सारणिक का मान। इसीलिए हमने सबसे पहले किसको पढ़ा था? उप सारणिक ज्ञात करना तथा उसका मान ज्ञात करना। तो देखो अब यहाँ पे हम ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम R1 है, यानी पहली पंक्ति है ये R1। इसके अवयवों की उप सारणिक और सेकंड। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयवों की उप सारणिक और सेकंड हम ज्ञात कर सकते हैं। पंक्ति में पढ़ लिया था आपने, अब आप स्तंभ में पढ़ लो। ये आपका पहला C1, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो देखो C1 का मतलब क्या है? पहला स्तंभ। C1 के प्रथम अवयव, C1 के प्रथम अवयव कितना है? 2 की उप सारणिक। उप सारणी किससे प्रदर्शित करेंगे? MIJ से। अब देखो I और J, I किसको दर्शाता है? पंक्ति के क्रम को। तो ये जो अवयव 2 है कौन सी पंक्ति में? पहली पंक्ति में। तो I का मान कितना हो गया? 1।
और कौन से स्तंभ में, पहले स्तंभ में। तो j का मान भी कितना हो गया 1। तो किससे प्रदर्शित कर दिया हमने, m11 से बराबर। देखो अब इसकी उप सारणी ज्ञात कर रहे हैं किसकी, 2 की। तो इसकी स्थिति का दमन करेंगे अर्थात इसकी स्थिति को छोड़ेंगे। स्थिति अर्थात इसकी पोजीशन, कौन सी पंक्ति में, ये पंक्ति की पोजीशन छोड़ो, पहली पंक्ति में। कौन से स्तंभ में, पहले स्तंभ में, तो पहले स्तंभ छोड़ देंगे। इसके अलावा जो अवयव बचते हैं उनको एक छोटी सारणी में लिखेंगे। इस छोटी सारणी को हम क्या कहेंगे, उसकी उप सारणी या लघु सारणी। कौन कौन से अवयव बचते हैं इधर, 2 3 5 6। इसका मान ज्ञात कर लीजिए। द्वितीय क्रम की मुक्त विकर्ण के अवयव का गुणा 6 गुणा 2 कितना आएगा 12। इसके बाद लगता है -6, 5 गुणा 3 15। तो 12 - 15 कितना आएगा -3। इसलिए अब हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, इसका सेकंड। अभी तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्या ज्ञात की है, उप सारणी। अब क्या ज्ञात कर रहे हैं, किसी अवयव का, अवयव इसकी 2 की, C1 के प्रथम अवयव 2 की का क्या ज्ञात कर रहे हो हम, सेकंड। सेकंड को हम किससे लिखते हैं, Fij से। तो देखो F तो यहाँ पे लिख दिया, I और J अभी हमने ज्ञात किया था। यहाँ पे I और J का मान कितना था 1 1 बराबर। सूत्र रहता है -1 की पावर I प्लस J। I का मान कितना 1 और J का मान भी कितना 1। तो ये हो गया 1 प्लस 1 गुणा Mij अर्थात उप सारणी का मान। उप सारणी का मान कितना है हमारे पास -3। ये देखो पहले ही हमने ज्ञात कर लिया है। उप सारणी का मान कितना आया था -3। तो देखो सेकंड F11 का मान कितना होगा -1। इस पे कितने का आता है 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2। तो -1 की पावर कितनी आएगी 2। तो -1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1। अब 1 को फिर किससे गुणा करना है -3 से। तो कितना आ जाएगा -3। अर्थात C1 के प्रथम अवयव 2 है, उसकी उप सारणी का मान कितना आता है -3। अतः सेकंड का मान भी कितना आता है -3। आगे देखिए C1 के द्वितीय अवयव, C1 के द्वितीय अवयव। अब देखो C1 में द्वितीय अवयव कौन सा है, C1 अर्थात पहले स्तंभ में बात कर रहे हैं। पहले स्तंभ में ये पहला अवयव, ये दूसरा अवयव और ये तीसरा अवयव। दूसरा अवयव कितना है यहाँ पे 1। C1 के द्वितीय अवयव 1 की उप सारणी। उप सारणी को भी बताते हैं कैसे लिखते हैं, Mij से। तो I और J का मान पता कीजिए। I का मतलब पंक्ति का क्रम, कौन सी पंक्ति में है ये 1, दूसरी पंक्ति में। तो ये हो गया 2। कौन से स्तंभ में है, पहले स्तंभ में। तो J का मान हो गया 1। तो क्या बन गया M21 बराबर 1 की उप सारणी ज्ञात कर रहे हैं। तो इसकी स्थिति छोटी है, इधर लिखा था मैंने शायद यहाँ पे 7 था ना। तो देखो एक, ये कौन सी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे। कौन से स्तंभ में, पहले स्तंभ में। तो पहले स्तंभ को छोड़ दिया, ठीक है। अर्थात इसकी स्थिति का दमन कर दिया। तो अवयव जो बचते हैं उनको एक छोटी सारणी में लिख दिया, जिसको लघु सारणी को उप सारणी बोलेंगे। कौन से बचे, 5 7 5 6। जिस क्रम में बचे हैं उसी क्रम में लिख देना है आपको, 5 7 5 6। इसका मान याद कर लीजिए, द्वितीय क्रम का है 6 गुणा 5 30 माइनस लगता है उसके बाद 5 गुणा 7 35। तो 30 माइनस 35 कितना आ जाएगा -5। वे अब इसका क्या याद कर रहे हैं हम, सेकंड। क्या याद कर रहे हैं हम, सेकंड। सेकंड को लिखते हैं हम Fij से। अब देखो जो अवयव था 1, उसकी उप सारणी ज्ञात कर लेते हैं और हम ज्ञात कर रहे हैं सेकंड। सेकंड Fij से प्रदर्शित करते हैं। I और J का मान हमने पता किया था कितना आया था, I का मान 2 और J का मान 1। सूत्र था हमारे पास -1 की पावर I प्लस J -1 इसकी पावर I प्लस J। I का मान कितना है 2 और J का मान कितना है 1। तो 2 प्लस 1 गुणा क्या रहता है उप सारणी का मान। उप सारणी का मान कितना है यहाँ पे -5, ये लिख दिया -5, ठीक है। F21 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 1। -1 की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाता है 3। -1 पे कैसी घात है 3, विषम घात है। तो इसका मान कितना आएगा -1। और -1 को किससे गुणा करना है -5 से। -1 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा गुणा होके प्लस। तो कितना आ जाएगा +5। ये लीजिए, तो ये क्या आ गया, C1 के द्वितीय अवयव 1 की उप सारणी का मान -5 और सेकंड का मान कितना है +5, ठीक है। इसी प्रकार आप आगे भी ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सीख लिया है कि इसको उप सारणी के अवयवों के सेकंड अर्थात उप वेक्टर को ज्ञात करना। जब भी हम I और J लिखेंगे तो I किसको प्रदर्शित करेगा, पंक्ति के क्रम को। J किसको प्रदर्शित करेगा, स्तंभ के क्रम को। अब इसमें देखो जो हमने सारणी बनाई थी इसमें आगे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। C1 में एक अवयव और बचता है 4, इसका भी हम
उपसारणी के लघु सारणी तथा सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार C2 अर्धनिक द्वितीय स्तंभ में भी ज्ञात कर सकते हैं और तृतीय स्तंभ में भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप इस पंक्तियों के हिसाब से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसमें अब तक